नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप अमेज़न पर सस्पेंड होने से बचना चाहते हैं तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें जो आज हम डिस्कस करेंगे। या अगर आपको किसी वजह से सस्पेंशन की समस्या हो जाती है तो हम यह भी बताएँगे कि अगर आप सस्पेंड हो जाएँ तो कैसे उसे ठीक करें और अमेज़न पर फिर से सेल्स करें। तो ये हमारे वीडियो का टॉपिक है। आज मेरे साथ डेविड मिलर हैं। वह एक वकील हैं, वह अमेज़न सेलर्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं और वह सेलर्स को इन पॉलिसी प्रॉब्लम्स में मदद करते हैं। तो अब डेविड हम सभी को अपना परिचय देंगे और फिर हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। वो वाह। नमस्ते दोस्तों, मैं डेविड मिलर हूँ। मैं एक वकील हूँ और मैं डेविड एलन मिलर लॉ ऑफिस का फाउंडर हूँ। मैं अमेजन और अन्य ई कॉमर्स सेलर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ जो सस्पेंशन में हैं, जिसमें खाता और लिस्टिंग सस्पेंशन शामिल हैं, साथ ही विभिन्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और बिजनेस लॉ के मामलों भी। तो आज हम विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको अमेजन पर सस्पेंड कर सकती हैं, उन्हें कैसे अवॉइड करें, और अगर आप इनमें फंस जाते हैं तो कैसे वापस आएं। कूल, बहुत बहुत धन्यवाद डेविड। आपको फिर से वीडियो में देखकर काफी खुशी हो रही है। मुझे पता है कि लोग हमेशा सस्पेंड होते रहते हैं। खुशकिस्मती से मैं 2016 के अंत से बेच रहा हूं और मैं अभी भी सेलिंग में एक्टिव हूं और खुशकिस्मती से कभी सस्पेंड नहीं हुआ और उम्मीद है कि कभी ऐसा ना हो। लेकिन जो कभी कभी सस्पेंड होते हैं उनके लिए मदद है। अगर आप सस्पेंड हो जाएं तो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे लोग सस्पेंड हो जाते हैं? हाँ बोबा, तो अमेज़न पर सस्पेंड होने के कई तरीके हैं और मैंने जो देखा है वह यह है कि जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, वैसे-वैसे आपकी समस्याएँ भी बढ़ी होती जाती हैं। तो जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, संभावित प्रॉब्लम्स के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, इसे बिज़नेस वेरिफ़िकेशन सस्पेंशन कहा जाता है। अब सालों पहले अमेज़न पर ये सस्पेंशन लगभग हमेशा तब होता था जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करते थे। अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और अमेज़न को आपके डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आते या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। या जो भी मामला हो, ये मुख्य रूप से नए बने अकाउंट्स के साथ ही होता था। अब इतने सालों में ये बदल गया है और अब ये प्रॉब्लम पुराने अकाउंट्स में भी फिर से आने लगी है। तो ये तब हो सकता है जब आप अकाउंट बनाते हैं या सालों बाद जब अमेज़न अधिक सवाल पूछता है वेरिफिकेशन या फिर किसी और वजह से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेज़न किन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है ताकि समस्या का समाधान हो सके। तो आम तौर पर वे पिछले 90 दिनों की तारीख का एक लाइसेंस बिल मांगते हैं। तो इसमें यूटिलिटी राइट्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इंटरनेट, बैंक स्टेटमेंट और एक वैलिड क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। अब जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड पर आपका नाम बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल से मैच नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है। ये मामूली सा लग सकता है। अगर आप अमेज़न में नए हैं तो अमेज़न के लिए सब कुछ मैच करना चाहिए। तो अगर आपका यूटिलिटी बिल 90 दिनों से 1 या 2 दिन ऊपर है या कंपनी का नाम या पता बैंक स्टेटमेंट से अलग है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यह नए अकाउंट्स के लिए अधिक है, लेकिन पुराने अकाउंट्स के लिए ये तब होता है जब कोई स्पेसिफिकली अपने अकाउंट पर इंफॉर्मेशन बदलता है। तो अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं, ये बहुत मामूली सा लग सकता है, लेकिन मैंने इसे कई बार होते देखा है। इसलिए मैं सेलर्स को हमेशा बताता हूँ, जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो, तब तक ये इन्फॉर्मेशन चेंज ना करें। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ इन्फॉर्मेशन बदलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं, तो हर एक चीज़ अलर्ट रह के करें। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। आप इसके प्रिंट्स लेकर इसे डबल चेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि लोग आजकल हार्ड कॉपी नहीं प्रिंट करते, लेकिन मैं अभी भी ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ये सबसे आसान है, लेकिन सुनिश्चित करें कि सब कुछ मैच करना चाहिए है। इसे 2 बार, 3 बार या 4 बार चेक करें। और डेविड, ये अमेरिकी सेलर्स के लिए है। अगर एक एग्जाम्पल लें, ये समझ में आता है। लेकिन मैं इसराइल से आता हूं और हमने सालों पहले अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन की थी। लेकिन मुझे काफी लोग सवाल करते हैं जिन्होंने नई नई सेलिंग शुरू की है, उन्हें इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मेन क्यूरियस हूं कि अन्य देशों में क्या होता है। शायद डॉक्यूमेंट्स पर अंग्रेजी नाम होना चाहिए, शायद ये आप अपने बैंक में पूछ सकते हैं, यहाँ इसराइल में भी मुझे लगता है, लेकिन यकीन नहीं। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये मैच करना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से मैच होना चाहिए। जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड सेलर हैं तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज रहे हैं तो सेलर सेंट्रल में इसे ना बदलें, क्योंकि इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो हाँ, पहला सवाल ये है, हाँ, ये उन लोगों की तरफ से है जो अलग अलग देशों में सेलिंग कर रहे हैं।
हाँ, तो इसका जवाब हाँ है। अमेज़न काफ़ी भाषाओं को सपोर्ट करता है, लेकिन सारी भाषाओं को नहीं। तो मुझे विश्वास है कि ये लगभग 10 से 12 भाषाओं को सपोर्ट करता है। यह इससे थोड़ा कम या थोड़ा अधिक हो सकता है। मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, लेकिन अमेज़न कुछ भाषाओं में डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर आपकी भाषा उन भाषाओं में से एक है जो अमेज़न एक्सेप्ट करता है, तो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना बुरा आइडिया नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं इसकी सिफ़ारिश करूँगा, क्योंकि कभी-कभी अन्य भाषाएँ कठिन होती हैं, भले ही अमेज़न उन्हें एक्सेप्ट है, लेकिन कई बार काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा इंग्लिश में डॉक्यूमेंट देने की, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आने के कम चांस हैं, वहीं दूसरी भाषा में ये दिक्कत आ सकती है। मैं समझता हूँ। और डेविड, दूसरी बात के बारे में, जैसे कि अगर मैं कुछ वर्षों से सेलिंग कर रहा हूँ, किसी कारण से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बदलनी है, क्या मुझे पहले से अमेज़न को इन्फॉर्म करना चाहिए, जैसे एक केस खोलना या मेल करना, जैसे हे मैं अपना एड्रेस बदलने जा रहा हूँ, तो बस मुझे सस्पेंड ना करें, है ना? क्या यही तरीका है? हाँ, यह आज का ओवरऑल थीम होगा। मैं निश्चित रूप से वही करूँगा जो आपने कहा। आप अमेज़न सेलर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपका बिज़नेस एड्रेस चेंज हो रहा है और इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कुछ लिखित में प्राप्त करें, जिसे आप बाद में दिखा सकते हैं। लेकिन क्या यह सबसे अच्छा समाधान है? मैंने काफ़ी सेलर्स को देखा है जो फ़ोन पर कुछ तो करते हैं और उनका अकाउंट बंद हो जाता है। फिर वे कहते हैं, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि आप जानते हैं, यहाँ देखने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए जब आपको डाउट हो, तो इसे रिटर्न में लें और उन्हें इन्फॉर्म करें। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बिज़नेस वेरिफ़िकेशन था। अब मैं रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, तो ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सॉरी, आपने क्या बोला? रिलेटेड अकाउंट्स, सही। तो ये तब होता है जब आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। अब मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि अमेज़न इन पॉलिसीज़ के अनुसार कैसे ऑपरेट करता था, क्योंकि इनमें से कुछ समय के साथ बदल गई हैं। पहले आपको दूसरा अकाउंट बनाने के लिए अप्रूवल लेना होता था। अब निश्चित रूप से हर कोई हमेशा रूल्स को फ़ॉलो नहीं करता, लेकिन यही पॉलिसी थी। लेकिन अब समय के साथ ये बदल गया है। अमेज़न ने रिलेटेड अकाउंट्स के मामले में थोड़ी डील दी है। आप जानते हैं, सेलर्स को अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि आपके पास दूसरा अकाउंट बनाने के लिए एक लेजिट बिज़नेस रीज़न होना चाहिए। अब अगला सवाल हमेशा होता है, लेजिटिमेट बिज़नेस रीज़न क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अमेज़न की पॉलिसीज़ अनक्लियर हो सकती हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा निश्चित है कि यदि प्रोडक्ट अलग-अलग कैटेगरी में हैं, तो यह एक वैध यानी लेजिट बिज़नेस पर्पस के रूप में क्वालिफ़ाई होगा। तो आपको अमेज़न की रिक्वायरमेंट के अनुसार अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, बिज़नेस वेरिफ़िकेशन के साथ ये ऐसे ही हो जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि कुछ स्थितियों में जब सेलर्स अमेज़न से अप्रूवल माँगते हैं, तो वे कहते हैं, हाँ, आप दूसरा खाता बना सकते हैं। यू आर अलाउड टू हैव सेकंड अकाउंट। और मैंने देखा है कि रिलेटेड अकाउंट्स के लिए इसे सस्पेंड कर दिया गया। तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अकाउंट को रीइंस्टेट करना तब आसान होता है जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका बिज़नेस पर्पस बिल्कुल वैध है। तो अलग-अलग कैटेगरी अकाउंट्स, और आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अकाउंट्स पूरी तरह से अलग हों। नई बैंक डिटेल्स, अलग बैंक अकाउंट, बिज़नेस नेम, अलग-अलग बैंक स्टेटमेंट, अलग एड्रेस। ये ऐसा होना चाहिए जैसे आप 2 अलग बिज़नेस चला रहे हैं, दोनों अलग-अलग बिज़नेस, आपस में कोई रिलेशन नहीं। यदि आपके पास अप्रूवल है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा कंज़र्वेटिव रहता हूँ, और अगर देखा जाए तो आपको एक और अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। मैं सेलर्स से कहता हूँ, जब तक आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, तब तक दूसरा अकाउंट ना बनाएँ। ये प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, और हमें रिस्क को कम करना है। यदि और स्केल करना चाहते हैं और आप पूरी तरह से अलग कैटेगरी में हैं, तो आपके पास ऐसा करने का अधिकार है। बस अलग बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के साथ सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि कोई ओवरलैप या गलती ना हो। यही अमेज़न की चिंता है। अमेज़न नहीं चाहता कि सेलर्स के पास बहुत सारे अकाउंट्स हों और वे कॉम्पिटिटर्स पर अटैक करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हम कुछ अकाउंट्स रख सकते हैं या सिर्फ़ एक और अकाउंट? क्या ये कुछ खाते हैं या एक दूसरा खाता, या क्या आप और भी रख सकते हैं? आप मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हैं, लेकिन हर एक्स्ट्रा अकाउंट आपको ट्रैक करना होगा, उसे चेक करते रहना होगा। ध्यान रहे आप कोई वायोलेशन ना करें। और आप कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि इसे सेम ही नाम के तहत रखा जाए, है ना? क्योंकि ये आपका बिज़नेस है ना? यदि आप इसे एक इंडिविजुअल के रूप में रखते हैं, लेकिन अलग कैटेगरी, अलग प्रोडक्ट्स, अलग बैंक अकाउंट शायद किसी और स्ट्रीम में है ना?
सही। इसे सही तरीके से करने का भी एक तरीका है। सब कुछ अलग होना चाहिए, अलग ईमेल एड्रेस, अलग कंपनी का नाम, अलग एड्रेस, अलग-अलग बैंक स्टेटमेंट, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं करनी चाहिए, वह सेम नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास अप्रूवल है, तो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं इसे अलग-अलग रखना रिकमेंड करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसे कैसे सोल्व किया जाए। यदि आपका अकाउंट अमेज़न पर सस्पेंड है, तो आपको अमेज़न पर एक प्लान ऑफ एक्शन देना होता है। तो यदि यह रिलेटेड अकाउंट्स के लिए है, तो इन्हें सोल्व करना थोड़ा अधिक कठिन होता है। आपको आमतौर पर पहले अकाउंट को रीइंस्टेट करना होता है। तो यदि आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और ये एक नया अकाउंट है, जिस पर कभी सेल्स नहीं हुई और अकाउंट नंबर 2 उदाहरण के लिए सस्पेंड हो जाता है, तो अमेज़न चाहता है कि आप सबसे पहले अपना पहला अकाउंट रीइंस्टेट करें। यदि वह बिज़नेस वेरिफ़िकेशन फ़ेज़ में अटका था, तो यही हमने पिछले टॉपिक पर कहा था। अब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रदान करने होंगे जो पहले अमेज़न ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, ताकि आप अपना दूसरा अकाउंट फ्री कर सकें, क्योंकि शायद वो अकाउंट सबसे ज़्यादा सेलिंग करता था या रेवेन्यू जनरेट करता था। इसलिए सेलर्स के लिए यह निराशाजनक हो सकता है कि उन्हें एक अकाउंट रीइंस्टेट करना है जिसका वे उपयोग नहीं करना चाहते रिलेटेड अकाउंट्स के साथ। इसलिए मैं मानता हूँ कि सब कुछ सेपरेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है और सभी डॉक्यूमेंट्स पर करीबी नज़र रखना, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्रिपेयर्ड हों। क्या आप सेलर्स को ये रेकमेंड करते हैं? मैंने इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन आप एक वकील हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? लेकिन अगर एक सेलर कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्या यह वास्तविकता में संभव है? मुझे लगता है कि बेसिक सिंपल चीजों के लिए यह संभव होगा, है ना? लेकिन जैसे उदाहरण के लिए सामान्य रूप से अकेले रीइंस्टेट होना, क्या एक सेलर बिना मदद के ऐसा कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा सेलर्स को पहले खुद कोशिश करने की सलाह देता हूँ, मगर यह कुछ ऐसा है, जिसे कुछ सेलर्स खुद करने से डरते हैं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई सेलर्स को देखा है जो खुद कोशिश करते हैं, वे बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता है। इसलिए वे प्रोफ़ेशनल से मदद लेना चाहते हैं, ताकि ये बेहतर और आसानी से हो जाए। आप निश्चित रूप से अपने अकाउंट को खुद रीइंस्टेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे एनकरेज करता हूँ। मैं खुद एक सेलर के रूप में ये आपसे कह रहा हूं, शायद इसलिए कि हर दिन आप पैसे खोते हैं, है ना? आप सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप एल्गोरिदम पर भी पोजीशन खो रहे हैं। तो मेरे लिए, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस अकाउंट को पाना चाहूंगा। सच में, जैसे अगर मैं उस प्रॉब्लम में होता तो अकेले कोशिश कर सकता था फिर से। ये उस पर निर्भर करता है कि क्या किया जा सकता है। अगर ऐसा है जैसे आपने एड्रेस बदल दिया है, क्या आप सही एड्रेस दे सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, लेकिन अगर और भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं सर्विसेज सही? लूंगा। हाँ, ये निश्चित रूप से टॉपिक पर निर्भर करता है। आप जानते हैं, इनऑथेंटिक सस्पेंशंस और जो ताज़े बने अकाउंट हैं, उन्हें अमेज़न पर रीइंस्टेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ कठिन मामले भी होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या रिलेटेड अकाउंट या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स का केस। कुछ केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जल्दी चाहिए होता है। आप हमेशा कोशिश कर सकते हैं और अपना प्लान दे सकते हैं। अगर ये काम नहीं करता, तो आप कहते हैं मुझे मदद चाहिए, मैं एक प्रोफेशनल की मदद लूँगा। ये सेलर पर डिपेंड करता है, मैं कहूँगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं नकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। ये सबसे कठिन सस्पेंशन है, इससे रिकवर होना बहुत मुश्किल है। रिलेटेड अकाउंट दूसरे या तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट सबसे पहले पर है। ये वर्षों से ऐसा ही है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट केस होता है। ये वैसा ही है जैसा ये सुनने में लगता है, फ़ोर्ज्ड या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। अगर आप नकली इनवॉइस या डॉक्यूमेंट या कुछ और मैनिपुलेट करके देते हैं और अगर अमेज़न आपको पकड़ लेता है, तो ये इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेज़न आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है। लेकिन अमेज़न कभी नहीं कहेगा कि आप ब्लैकलिस्टेड हैं। इसीलिए मैं आपको ये बार-बार रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ को अवॉइड करें। इसे मत करो। अगर आप पकड़े जाते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। अगर अमेज़न आपसे इनवॉइस माँगता है तो ये सिंपल हो सकता है, जैसे आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई थी और अमेज़न असली प्रोडक्ट्स को ऑथेंटिकेट करना चाहता है। ये अमेज़न पर हर दिन होता है। कभी-कभी ये कोई इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन सेलर अपनी लिस्टिंग वापस पाना चाहता है। मान लीजिए कि उनके पास इनवॉइस नहीं है, तो कुछ सेलर्स कभी-कभी एक नकली इनवॉइस दे देते हैं। अगर अमेज़न इसे पकड़ लेता है, तो ये बहुत भारी समस्या बन जाएगी। मैंने देखा है कि कुछ मामलों में इनवॉइस में हेर-फेर नहीं की गई है। ये जाली नहीं है, न ही इसमें कोई मैनिपुलेशन की गई है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अमेज़न के बोर्ड्स को आपको सस्पेंड करने के लिए ट्रिगर कर सकती हैं। मैं एक उदाहरण दूँगा। मैंने देखा है कि एक सेलर ने इनवॉइस पर हाथ से लिखा हुआ था। ये एक छोटा-सा नोट हो सकता है या कुछ ऐसा जो किसी चीज़ से संबंधित नहीं है।
ऐसा कुछ जिससे अमेज़न को कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन वो इनवॉइस पर हाथ से लिखा हुआ नोट आपकी सस्पेंशन का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको मेरी सलाह है कि कृपया अपने इनवॉइस या डॉक्यूमेंट्स पर और कुछ भी ना लिखें, ये सब अवॉइड करें। अब दूसरी बात प्राइसिंग, तो अमेज़न कहता है कि आप अपनी प्राइसिंग को मिटा सकते हैं, जो ठीक है। हालाँकि ये सामान्य नहीं है, लेकिन मैंने इसे कई बार देखा है। अगर आप अपनी प्राइसिंग को क्रॉस आउट करते हैं, तो अमेज़न इसे फ़ोर्ज्ड या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट मानता है क्योंकि आपने अपने प्राइस को क्रॉस किया है। या कहें अगर आप काले मार्कर का उपयोग करते हैं और यह कुछ ज़्यादा ही हो जाता है या अगर वो मार्कर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या कुछ और टच कर रहा है, तो भी ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर अमेज़न कहता है कि आप प्राइसिंग मिटा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, वैसे अमेज़न को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ क्विक टिप्स दूँगा, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए रीइंस्टेट होना, ये एक अलग प्लान ऑफ एक्शन होगा। इसे रीइंस्टेट कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन आपको ईमानदारी से बताना होगा कि क्या हुआ, आपको पूरे प्रोसेस को करना होगा। तो अगर आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जिसमें आपने केवल प्राइसिंग को क्रॉस किया है, आपको अमेज़न को बताना होगा। और कुछ सेलर्स को तो ये भी जानकारी नहीं होती कि कारण क्या है, ये किस वजह से हुआ। वे कहते हैं मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ, ये एक असली डॉक्यूमेंट है, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और फिर डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद मैं कहता हूँ ये कारण था। अब अगर प्लान ऑफ एक्शन काम नहीं करता है, तो मैंने एक बार पहले क्या किया था, मैंने अमेज़न को काउंसिल को कॉन्टैक्ट किया, अमेज़न के बाहरी वकील से, ताकि मैं इसे सोल्व कर पाता, क्योंकि कभी-कभी अमेज़न की इंटरनल टीम्स आपकी सहायता नहीं कर पाती हैं, वे आपको असिस्ट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि केस क्या है, तो मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने कहा अमेज़न ने सेलर को फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए फ्लैग कर दिया है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। यह एक बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। आप इससे बचते हैं और इसे हल करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट के केस। मेरी समझ से पहले कुछ भी नकली मत बनाओ। अमेज़न कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो वे आपको फिर से प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं चाहते, वे आपको बैन कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आपने कहा ब्लैकलिस्ट होने जैसा है, लेकिन कभी-कभी ये छोटे-छोटे कारणों से होता है जो सेलर्स नहीं जानते। या जब हम प्राइस को क्रॉस आउट करते हैं, अमेज़न वास्तव में कहता है हाँ, हाल ही में अमेज़न ने मेरे कुछ प्रोडक्ट्स खो दिए और वे कहते हैं कृपया हमें इनवॉइस दें, आप प्राइस को क्रॉस कर सकते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मुझे प्राइस को काटना होता और अगर कुछ गलती हो जाती तो रिस्क भी था, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन शायद अगर कोई अमेज़न को नहीं बताना चाहता कि प्राइस क्या है, आपको ये जानना चाहिए कि हाँ, अगर आप इसे मार्कर से काटते हैं जैसा आपने कहा या किसी और तरीके से, तो अगर यहाँ-वहाँ इंक लग जाती है और फिर आप इसे भेजते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो दिलचस्प है मुझे लगता है डेविड, कभी-कभी अमेज़न ये नहीं बताता कि एक्चुअली क्या गलत है। वे बस कहते हैं, ये अच्छा नहीं है। हम कहते हैं, हमें बताओ कि क्या गलत है, लेकिन वे ये नहीं बताते। वे वहाँ कभी कार्रवाई नहीं करते। हम कहेंगे कि आपको सस्पेंड किया गया क्योंकि आपने प्राइस को काटा, और यही कारण है कि इनवॉइस महत्वपूर्ण है। जैसे अमेज़न कभी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये सवाल मैं काफ़ी सालों से पूछता आ रहा हूँ, अमेज़न हमें क्यों नहीं बता सकता? लेकिन मुझे ये सच में नहीं पता। अमेज़न इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास समय है। औसतन अमेज़न के कर्मचारी आप जानते हैं, वे शायद 1-2 मिनट के लिए ही आपका प्लान ऑन एफ एक्शन रीड करते हैं। अगर ये स्पष्ट नहीं है, तो आपको बताना होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। उन्हें परवाह नहीं है कि आपके पास हफ्तों या महीनों तक कोई इनकम नहीं है। उन्हें परवाह नहीं है, आप जानते हैं, कोई भी आप जानते हैं, आप उनसे इमोशनल अपील्स नहीं कर सकते। तो मुझे परवाह है कि अगर कोई कठिनाई है या फिर आप जानते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, जैसे परिवार में मृत्यु या फिर कुछ और, कुछ भी हो सकता है। आखिर हम सभी इंसान हैं, जीवन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अमेज़न को इन सब की परवाह नहीं है। मैंने कभी किसी इमोशनल अपील को काम करते नहीं देखा। जब मैं सेलर्स की अपील्स को रिव्यू करता हूँ, जब वे मुझे हायर करते हैं या मुझसे मदद चाहते हैं, तो मैंने देखा है कि जब वे बात करते हैं, आप जानते हैं, वे कितने अच्छे विक्रेता रहे हैं और यह उनके लिए कितना कठिन समय है। हाँ, लेकिन ये वास्तव में मदद नहीं करता। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहले ऐसा कभी नहीं सुना। मेरा मतलब है, अगर मैं इसके बारे में फिर से सोचता तो मैं कहता कि शायद ये काम करेंगी क्योंकि लेकिन फिर क्योंकि जो लोग स्क्रीन के पीछे हैं, जो आपकी वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं पहले, उन्हें नहीं पता कि अमेज़न सेलर होना क्या होता है। ये एक दिलचस्प काम है और इसमें समय लगता है, लेकिन हाँ, उन्हें बार-बार इन प्रोसेसेस से गुज़ारना होता है, एक दिन में काफ़ी बार। इसलिए वे बस अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब ड्रॉप शिपिंग सस्पेंशन पर बात करते हैं।
ये कुछ ऐसा है जिस पर अमेज़न लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पहले यहाँ बहुत सारे ड्रॉप शिप्स थे। मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी वहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन अब पहले के मुकाबले से बहुत कम हैं। मेन इश्यू ये है कि अमेज़न चाहता है कि सेलर रिकॉर्ड के सेलर्स हों। आप तकनीकी रूप से अमेज़न पर ड्रॉप शिप कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि बस एक थर्ड पार्टी के रिटेलर को आपके लिए प्रोडक्ट भेजने देना। और अमेज़न नहीं चाहता कि कोई और रिकॉर्ड का सेलर बने। तो मुझे इसे थोड़ा क्लियर करने दें। तो आप रिकॉर्ड के सेलर नहीं हैं, या आपके अलावा कोई और पैकिंग स्लिप्स, इनवॉइस, एक्सटर्नल पैकेजिंग पर दिखाई नहीं देता, ये अमेज़न ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायोलेशन है। वॉलमार्ट एक बड़ा उदाहरण है, सेलर्स इसे उपयोग करते हैं, वो प्रोडक्ट को कभी टच नहीं करते। अमेज़न जब सेलर्स से प्रोडक्ट मंगवाता है तो वॉलमार्ट उसे सेलर को डायरेक्ट शिप कर देता है। अगर वॉलमार्ट प्रोडक्ट को अनपैक नहीं कर रहा है तो सेलर देखेगा कि ये वॉलमार्ट से आ रहा है। अमेज़न कुछ कारणों से अमेज़न ये नहीं चाहता है। एक, यह अमेज़न कस्टमर के लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है। उन्हें नहीं पता कि प्रोद्युत कहाँ से आ रहा है और ये रिटर्न के समय में समस्या बन सकता है। दूसरा, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो ऑर्डर बहुत डिले हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग करते समय प्रोडक्ट उस समय अगर इन्वेंट्री में नहीं है, अमेज़न अपने समय को लेकर बहुत सीरियस है। ये एक कारण है कि अमेज़न, आप जानते हैं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक थे और उन्हें जल्दी डिलीवर करना पसंद है, और यही कस्टमर चाहते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको अपने शिपिंग टाइम के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ही ऑर्डर में एकमात्र पहचाने जाने वाले हों, यदि आप नियमों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को हटाना होगा जो थर्ड पार्टी के ड्रॉप शिपर के रूप में आइडेंटिफाई है, या जो एक्सटर्नल पैकेजिंग या इनवॉइस या पैकिंग स्लिप्स पर है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ही कस्टमर रिटर्न के लिए जिम्मेदार हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ के अंडर काम कर रहे हैं। इसमें ग्रे एरिया भी है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये रूल्स वास्तव में काम नहीं करते, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट खुद लेना है और इनवॉइस हटाना है तो बस वॉलमार्ट का इनवॉइस हटा दें। या फिर पैकिंग स्लिप्स को, ऐसा नहीं है कि अधिकांश लोग ड्रॉप शिपिंग और बिजनेस में क्यों आते हैं, वे इसे इसलिए इस बिजनेस में आते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट को छूने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें एडवांस में ऑर्डर नहीं करना होता है। मैं इसे समझता हूँ, लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं ये अमेज़न के नियम हैं, मेरे नहीं। जब आप इसे हल करना चाहते हैं तो आपको अमेज़न को बताना होगा कि आप पॉलिसी के अंडर ही हैं और आपने इसे फॉलो किया है, क्योंकि रिकॉर्ड फ़ोटोज़ के सेलर आप हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का सबूत मदद करता है। अगर आप नहीं थे तो आपको अपने करेक्टिव एक्शंस या प्रिवेंटिव मेजर लेने होंगे, सही है, क्योंकि किसी भी प्लान ऑफ एक्शन में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ये करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव मेजर्स का रूट कॉज़ है। करेक्टिव एक्शंस ये है कि आप इसे कैसे ठीक करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि आप भविष्य में ऐसा ना होने दें, आप इसे भविष्य में होने से बचा सकें। तो मान लीजिए कि आपने एक गलती की, जहां एक वॉलमार्ट इनवॉइस एक पैकेज में घुस गया, और आप निश्चित हैं कि यही कारण था जिसकी वजह से ये हुआ। अपनी तरफ से क्लियर रहें। ये हमारा बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि ये हुआ है, तो ये मदद कर तो सकता है। बेसिक ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जैसे कि जब आप बस वॉलमार्ट से ऑर्डर करते हैं, इसे एक अमेजन कस्टमर को शिप करता है। लेकिन अब ये काम नहीं करता। आपको इसे फिर से लेबल करना होगा। आपको इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे यह अमेजन से आ रहा है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप सेलर हैं। अगर कस्टमर देखता है कि ये वॉलमार्ट से है, तो ये पॉलिसी की वायोलेशन है। मैं समझता हूं। और फिर यदि आप, जैसा आपने इस प्लान ऑफ एक्शन में कहा, तो आपको इसे एक्नॉलेज करना होगा। आपको बताना होगा कि आप अब क्या करेंगे और भविष्य में इसे होने से आप कैसे रोकेंगे। सही। हाँ, समझ गया। सही। मैं कहूँगा कि एक मेन करेक्टिव एक्शन, या फिर वो जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि कस्टमर को पैसे रिफंड करना, उन्हें ये बताना कि आपको खेद है। मान लीजिए कि यह एक डिले हुई शिपमेंट थी, जो अमेज़न को ये बता सकता है कि यह सेलर शायद ड्रॉप शिपिंग वाला है। आपने अपने कर्मचारियों से बात की, उन्हें प्रशिक्षित किया और बताया कि जब हमें प्रोडक्ट मिलता है
तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम रूल्स की वायोलेशन ना करें। भविष्य में इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करें। आपको रिटर्न पर ध्यान देना है और अपनी थर्ड पार्टी के ड्रॉप शिपर्स को इन्फॉर्म करना है। एग्रीमेंट इसमें काफ़ी मदद करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ठीक है, ये अमेज़न की पॉलिसी को वायोलेट करता है। आप लोगों को हर बार यही करने की आवश्यकता है और अगर नहीं तो आपका अकाउंट रिस्क में होगा। समझ गया डेविड। ठीक है, तो रिव्यू मैनिपुलेशन मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये पिछले कुछ समय में एक काफ़ी हॉट टॉपिक था। कितने सारे कस्टमर रिव्यू पर निर्भर होते हैं, है ना? चाहे ये कुछ भी हो, एक ऑनलाइन स्टोर हो, अमेज़न हो या फिर चाहे आपको बाल कटवाने ही जाना हो। हर कोई पहल रिव्यू को देखता है क्योंकि काफ़ी बार लोग जब वे पहली बार शॉपिंग करते हैं या फिर ऐसे ही एक रेफरल बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा कि हर 10 में से 9 लोग किसी के साथ बिज़नेस करने से पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ कहता है, उसकी क्वालिटी वॉल्यूम मैं जानता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ और कई अन्य लोग भी हैं। अमेज़न के पास रिव्यूज़ के लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है क्योंकि बहुत से लोग आप पर निर्भर करते हैं। तो पहला है, आप समीक्षाओं के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि कोई डिस्काउंट, फ्री प्रोडक्ट या मुआवज़ा नहीं, ये ग्राहक के लिए है सही। अगर मैं सेलर हूँ और आपको एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आगे जाकर चाहे वह तुरंत हो, ओह! आप जानते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर आप मुझे 5 स्टार रिव्यू लिखते हैं, तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूँगा या फिर मैं दूसरा प्रोडक्ट फ्री में आपको दे सकता हूँ। अमेज़न ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, रिव्यूज़ के लिए कोई रिफंड नहीं, कहिए कि आप खुश नहीं हैं, मैं आपको रिफंड दूँगा, लेकिन मुझे ये रिव्यू लिखिए, आप जानते हैं, ये एक तरह की दोनों को फ़ायदे वाली डील हुई। कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस नहीं जो रिव्यू के लिए डिस्काउंट देती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैंने बहुत से सेलर्स को देखा है जो अपनी सेल्स रैंक बढ़ाने के लिए ईमानदारी से एक थर्ड पार्टी को काम पर रखते हैं, ताकि उन्हें अधिक रिव्यूज़ मिल सकें, ताकि उनका बिज़नेस बूस्ट हो। क्या होता है कि कभी-कभी वो थर्ड पार्टी सेलर वहाँ थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, वे हमेशा इस बारे में अवेयर नहीं हो सकते, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको रिजल्ट से डील करना होगा, सही है? तो ये ऐसा कुछ है जो आपको उन्हें बताना होगा। वे अक्सर ऑटोमेटेड मैसेज भेजते हैं और वे कहेंगे कि अगर वे ग्रे एरिया में नहीं हैं, तो वे स्पष्ट रूप से अमेज़न की पॉलिसीज़ को वायोलेट कर रहे हैं। तो उन पार्टियों के काम और उन ईमेल्स के साथ बहुत-बहुत सावधान रहें। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर ये ऑटोमेटिक है तो वो ऑटोमेटेड ईमेल क्या है। प्रोडक्ट में कोई भी रिव्यू रिक्वेस्ट ना डालें। प्रोडक्ट के बॉक्स में या फिर पैकेजिंग में जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि प्लीज़ हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करें, मैं तो ये भी नहीं करूँगा क्योंकि अमेज़न ये आसानी से पता लगा लेता है, इसलिए ये वर्थ इट नहीं है। आप जानते हैं लोग खुश हैं, आपको उन पर भरोसा करना होगा कि वे रिव्यूज़ लिखेंगे, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स को रिव्यू ना करें। ये थोड़ा-सा अलग है लेकिन ये ऐसा ही होता है। अगर आप कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो अमेज़न को किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन पसंद नहीं है। और हाँ, कभी भी कस्टमर अकाउंट बनाकर अपना खुद का प्रोडक्ट कभी भी इस्तेमाल ना करें। ना ही अपनी करीबी दोस्तों या परिवार वालों को आपका प्रोडक्ट रिव्यू करने को बोलें। फिर से अमेज़न असली रिव्यूज़ चाहता है और उन्हें इसका कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए और वे चाहते हैं कि आप बहुत सावधान रहें। आपको थर्ड पार्टी के साथ केयरफुल रहना होगा। याद रखें कि इन सब चीज़ों के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ओह! चलिए थर्ड पार्टी पर उँगली उठाते हैं, ये उनकी गलती है, उन्होंने ऐसा किया, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। अमेज़न ये सब नहीं सुनना चाहता। मैं समझ रहा हूँ। और डेविड, इस बारे में एक सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि रिव्यूज़ के साथ छेड़छाड़ ना करें, है ना? लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए न्यूट्रल तरीके से रिव्यूज़ माँगते हैं, है ना? हम एक ईमेल भेजते हैं जो कहता है धन्यवाद हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करने के लिए। उदाहरण के लिए हम बारबेक्यू से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्रिल ब्रश का उपयोग करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें आपसे ये जानने में खुशी होगी कि प्रोडक्ट कैसा था। और आप हमें इस बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा, ये हमारे लिए वैल्यूएबल है। इन दिनों अमेज़न पर एक बटन पर क्लिक करने का ऑप्शन भी है। ये एक ऑटोमेटिक ईमेल है जो अमेज़न देता है। ये अमेज़न की तरफ से है। तो मुझे लगता है कि ये लीगल है। लेकिन अगर हम अपना ईमेल उपयोग करते हैं, क्या हम एक न्यूट्रल टोन में पूछ सकते हैं या आप अभी भी सलाह देते हैं कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? यह कुछ ऐसा है जिसे मैं स्पष्ट रूप से दूर रहूँगा। निश्चित रूप से इसे प्रोडक्ट पैकेजिंग में नहीं डालूँगा। जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि जब आप ऐसा करके अपना प्रोडक्ट शिप करेंगे, तो ये क्लियरली अमेज़न की वायोलेशन है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अमेज़न के इंटरनल सिस्टम के माध्यम से क्लिक करना, ये शायद ठीक है क्योंकि ये अमेज़न की तरफ से है। आप जानते हैं, आपको वास्तव में अपने मैसेज के साथ बहुत केयरफुल रहना होगा।
आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा, ये वास्तव में काफ़ी हाई रिस्क वाला मामला है। जो भी आप करते हैं, सुनिश्चित करें कि आपके पास किसी प्रकार की डिफेंस है। आप जानते हैं, अगर आप किसी और चीज़ के लिए रिव्यू माँग रहे हैं, उसके बदले में कुछ दे रहे हैं, तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कम संभावना रखते हैं, निश्चित रूप से। यदि आप कह रहे हैं, आप जानते हैं। अगर आप ऐसे कहते हैं, क्या आप हमें एक रिव्यू छोड़ सकते हैं? धन्यवाद, हमें आपका फीडबैक चाहिए, ये बहुत वैल्यूएबल है। ऐसा लिखने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिर्फ़ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो सामने आ सकती हैं और अमेज़न की पॉलिसी के अनुसार हैं। तो फिर से सावधान रहें। अगर आप श्योर नहीं हैं और आप ये चीज़ बहुत बार करने वाले हैं, तो हमेशा किसी अमेज़न एक्सपर्ट या लॉयर को ज़रूर पूछें। आपको इससे निपटना आना चाहिए। आप जानते हैं, मैं हमेशा ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ करने से पहले जानना पसंद करता है। यह एक सही आदत है। कम से कम आप चैन की नींद सो सकते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ किया और हमें इसके लिए पकड़ा गया, तो हम कैसे रीइंस्टेट हो सकते हैं? तब क्या होगा? ठीक है, रिव्यू में हेर-फेर करना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। वे अभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मैंने सेलर्स को देखा है, आप जानते हैं, मैंने कई सेलर्स को देखा है, जो इसके लिए रीइंस्टेट होने में सक्षम हैं। लेकिन यह वास्तव में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आप क्लियरली फ्री प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कठिन होगा। लेकिन मैंने समान परिस्थितियों में सेलर्स को देखा है, जहाँ उन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र किए या बस उन्होंने रिव्यू रिक्वेस्ट ही भेजी, लेकिन यह समस्याएँ पैदा कर सकता है। लेकिन फिर से आपको उन्हें एक प्लान ऑफ एक्शन देना होगा, आपको उन्हें बताना होगा कि इसका कारण क्या था, किस वजह से ये हुआ। अगर कोई पॉसिबल रिव्यूज़ हैं जो जेन्युइन नहीं हैं, तो अमेज़न उन्हें हटा देता है। आपको उन्हें बताना होगा, जैसे ठीक है, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ़र किया था, मैं इसे फिर कभी नहीं करने वाला, या मैंने थर्ड पार्टी सर्विसेज़ का उपयोग किया, मुझे नहीं पता था कि वे ऐसा कर रहे थे, मैंने उनके साथ चेक किया, वे ईमानदार नहीं थे, या जो भी मामला हो। मुझे कहना होगा कि मैंने अब वह सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी हैं, मैं अब कोई थर्ड पार्टी सर्विस इस्तेमाल नहीं करता। मैं अब इस तरीके से रिव्यूज़ नहीं माँगता। फिर अमेज़न के जवाब का इंतज़ार सही। करें। तो मैं अमेज़न के बारे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बिना बात नहीं कर सकता। तो यह एक बड़ा टॉपिक है, मैं इसे छोटा रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ 4 मेन एरिया हैं: काउंटरफिट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। तो काउंटरफिट्स, ये बहुत ही सिंपल है। आपको अपने सप्लायर्स की पूरी तरह से जाँच करनी होगी, सही। तो अगर आप जानते हैं, ख़ासकर एक ऑनलाइन दुनिया में, वहाँ सप्लायर्स हैं जिनसे लोग अब शायद ही बात करते हैं, वे बस ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, आपको बस देखना होगा, उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस की पुष्टि करें। अगर सप्लायर्स की कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है और आप उनका इनवॉइस अमेज़न को देते हैं, तो अमेज़न इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वे देखना चाहते हैं कि आप किससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए, यह आम तौर पर सच नहीं होता, दाल में कुछ काला भी हो सकता है। तो आपको बस बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। इनवॉइसेज़ को रिव्यू करें और अलसी खरीदारी से पहले उनसे एक सैंपल इनवॉइस माँगें। अगर आप उनके बारे में श्योर नहीं हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो शायद उस एरिया में अधिक एक्सपीरियंस्ड हो। ज़रूरी नहीं कि वह लॉयर हो, बल्कि कोई ऐसा हो जो कि सप्लायर को वेरीफ़ाई कर सके। अगर आप किसी को नहीं जानते जो वो प्रोडक्ट खरीद चुका है, या अगर उनकी कहीं पर भी ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं है, तो प्रोडक्ट के असली होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और फिर ट्रेडमार्क के मामले, आपको वास्तव में, मैं उन मेन टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो सेलर्स को अक्सर मिलते हैं, और वास्तव में सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ है जो कवर करना है पूरी दुनिया के संदर्भ में। एक मेन इश्यू, मैं कहूँगा कि बस प्रसिद्ध ब्रांड नामों का उपयोग अपनी लिस्टिंग में करने से बचें जब आप उस ब्रांड को नहीं बेचते। तो यहाँ कुछ भ्रम है कि आप कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतः आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये सोर्स के लिए कन्फ्यूज़न पैदा करता है? क्या वास्तव में बेची जा रही चीज़ों के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है? तो अगर आप एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं, जो एक प्रसिद्ध ब्रांड है, सही? तो आपको सावधान रहना होगा, डिस्क्रिप्टिवनेस का उपयोग करें। तो जब आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कुछ उदाहरण दूँगा। अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हैं और आप इसे ठंडा और क्रीमी कहते हैं, या आप एक टीवी बेच रहे हैं और आप इसे क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, और यह रजिस्टर्ड है, इसे क्रिस्टल क्लियर कहा जाता है, जो संभवतः टीवी बेचता है, सही है। लेकिन डिफेंस ये है, मैं बस अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक क्रिस्टल क्लियर टीवी है, तो यही बचाव है। उन स्थितियों में ये वास्तव में केस बाय केस है, एक साइज़ जो सबको फिट आता हो। लेकिन जब आप किसी प्रसिद्ध ब्रांड नेम का उपयोग करते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि आप ऐसा करना पर सस्पेंड हो सकते हैं। डेविड, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी एक लिस्टिंग में किसी समय कहा था, हम कुछ ऐसा कहते थे जैसे कि लाइफ टाइम वारंटी। तो मैं जानता हूं कि सामान्यतः
लाइफ टाइम वारंटी अमेजन के साथ समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन 4 लाइफ लिखना ठीक है। तो जैसे नंबर 4 वाला 4 और फिर लाइफ आप जानते हैं, तो ये ऐसा है, ये याद करने में भी आसान है, ये काफ़ी सही शब्द है। और फिर एक दिन 4 लाइफ से एक लेटर आता है जैसे, हे, आप हमारे ब्रांड नाम का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐप कह सकते हैं, हमें माफ़ कीजिए, हम इसे बदलने जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं था, लेकिन ये अमेजन के थ्रू ही आया और वे बस कहते हैं जैसे, नहीं, उन्होंने वास्तव में लिस्टिंग को सप्रेस कर दिया, सही? तो उन्होंने इसे सप्रेस कर दिया, हमने इसे बदल दिया और लिस्टिंग हमें वापस मिल गई, कोई समस्या नहीं। तो ये मेरा केस था। सही है। हाँ, वो वाह इस तरह की सिचुएशन होती ही रहती है। तो ये एक ऐसा मामला है जहाँ आप जानते हैं वहाँ कोई बहुत मजबूत मार्क नहीं है, लेकिन आप जानते हैं लोग उस टर्म का उपयोग करते हैं जैसे फॉर लाइफ, ये एक कॉमन शब्द है, शायद इसे कई प्रोडक्ट्स के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप इसे क्यों उपयोग कर रहे हैं, अगर आप इसे इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप उस ब्रांड को नहीं बेच रहे हैं और आप बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं उस लिस्टिंग पर अधिकतम ट्रैफिक लाएं, और ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। जब आप इसे यूआरएल में उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह आपकी लिस्टिंग हो, आपको इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रिव्यू करना होगा। जब आप अपनी लिस्टिंग बना रहे हैं या उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन होते समय सावधान रहें। कभी-कभी वे बस खराब लिस्टिंग्स होती हैं या फिर जो इनकरेक्ट हैं, यही समस्याएँ पैदा करती हैं। आपको याद रखना होगा कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, तो आप भी ज़िम्मेदार हैं। कॉपीराइट संक्षेप में 3 मेन एरिया हैं, जिनका आम तौर पर अमेज़न सेलर्स सामना करते हैं। फ़ोटोग्राफ, शब्दावली और डिज़ाइन, ये 3 सबसे बड़े एरियाज़ हैं जब बात अमेज़न पर कॉपीराइट इश्यूज़ की होती है। अगर आप इसे कहीं और से ले रहे हैं, अगर यह एकमात्र तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी और से एक आइडिया ले रहे हैं या एक फ़ोटोग्राफ देखते हैं या आप कॉपी करते हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ या कई पैराग्राफ, ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो सकता है, या आप एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखते हैं जिसे आप कहते हैं, ओह! ये एक अच्छा डिज़ाइन है। आप एक एग्ज़ैक्ट वैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मुद्दे हमेशा अमेज़न पर मौजूद रहते हैं। ये कॉपीराइट के 3 मेन पॉइंट्स हैं। मैंने एक कॉपीराइट ब्लॉग लिखा है, मैं इसे बाद में आपको भेज सकता हूँ। ओह! मैं इसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो आप जानते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप कॉपीराइट को रिज़ॉल्व करने के तरीके के बारे में है। मैं इसमें 5 या 6 स्टेप्स देता हूँ। जब आपको कंप्लेंट मिलती है, तो इसे कैसे हल करें और आपके पास क्या अलग-अलग ऑप्शन हैं। तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। और अंत में पेटेंट, ये शायद सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। ये इन्वेंशंस के मामले में हैं, अगर ये आपका अपना प्रोडक्ट है या आपने इसका आइडिया कहीं और से लिया है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई पेटेंट रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, आप इसे खुद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लॉयर से कॉन्टैक्ट करना रिकमेंड करूँगा। यह विक्रेता पर डिपेंड करता है। ये आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है, आप इसे किसी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके पास इसका पेटेंट है, और मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट यूनिक है, संभव है कि कोई और ऐसा करे, तो आपको समस्या हो सकती है। तो अमेज़न पर बहुत सारे पेटेंट इश्यूज़ हैं, डिज़ाइन पेटेंट हैं, यूटिलिटी पेटेंट हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विभिन्न एरियाज़ में सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये केस के बेसिस पर होता है। ये कुछ मेन इश्यूज़ हैं और आप इन तरह के डिस्प्यूट को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मेरे लास्ट टॉपिक पर जाने से पहले क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे गोवा? हाँ, इसे कैसे रीइंस्टेट करें? फिर से ऐसा लगता है कि या तो हम खुद कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए हमें इसके लिए जीवन भर सस्पेंड नहीं किया जाता, उन्होंने केवल हमारी लिस्टिंग्स को सप्रेस कर दिया, तो हमें बस इसे बदलना पड़ा और ये ठीक है। लेकिन अगर हमें सस्पेंड किया गया, तो फिर से अगर अमेज़न कहेगा कि आपने उस ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया है, तो मैं इसे खुद करने की कोशिश करूँगा। बस इसे बदल दें और उन्हें फिर से समझाएँ। मैं ये फिर से नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता था। बेशक, पेटेंट, जैसा कि आपने मेंशन किया, इसे यूपीएसटीओ के माध्यम से चेक किया जा सकता है ना? या ये पेटेंट के लिए एक अमेरिकी प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर से मैंने इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है और वहाँ नेविगेट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि प्रोडक्ट के उपयोग या डिज़ाइन के लिए पेटेंट हो सकता है ना? ये समझना कठिन है। इसीलिए मेरे हिसाब से लॉयर से बात करना बेहतर है। और हाँ, मेरा मतलब है, और जैसे आपने मेंशन किया, कुछ पैकेज डिज़ाइन जैसा कि आपने कहा, या शायद कोई लोगो या कुछ ऐसा जो काफ़ी सिमिलर हो या जिसके लिए आपको सस्पेंड किया जा सकता है। हाँ, तो सभी के लिए, सभी 4 यानी कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, काउंटरफिट और पेटेंट के लिए आपको हमेशा जो पहला काम करना चाहिए, वह है उसके ओनर को कॉन्टैक्ट करना जिसके पास राइट्स हैं। जिसने वह क्लेम फ़ाइल किया है, उस व्यक्ति से आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको लिस्टिंग को खुद ही रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि प्रोडक्ट में क्या समस्या है। कभी-कभी ये बहुत आसान होता है, आप इसे एकदम से पहचान सकते हैं। कभी-कभी आप असमंजस में होते हैं,
आपको नहीं पता कि ये क्यों फाइल किया गया। ट्रेडमार्क और पेटेंट हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, तो आप यूएसपीटीओ पर ट्रेडमार्क नंबर या पेटेंट कॉपीराइट देख सकते हैं। ब्रेक टाइम्स लगभग कभी नहीं, मैं वहाँ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखता। अब अमेजन इसे क्यों प्रोवाइड नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं करते। तो मैंने देखा है कि अधिक सेलर्स सिर खुजला रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे प्रोडक्ट को किस चीज़ के लिए कंपेयर कर रहे हैं, जब तक कि उन्होंने विशेष रूप से कहीं और से फ़ोटो नहीं ली। या कॉपी, आप जानते हैं, कहीं कुछ शब्दों की नकल करना, इसे खोजना बहुत कठिन है, और यूएस कॉपीराइट ऑफिस की वेबसाइट भी उतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मेरे ब्लॉग में बताया गया है कि आप कहाँ देख सकते हैं और इसे कैसे करना है। पहला कदम हमेशा राइट्स के ओनर से कांटेक्ट करना है। कॉपीराइट के लिए भले ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर न हो, आप पूछ सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, मैं किस चीज़ का उल्लंघन कर रहा हूँ। आप अपनी शिकायत के आधार पर विस्तार से बता सकते हैं। इसे करने का यही तरीका है। अगर वे जवाब नहीं देते या ऐसा जवाब देते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप DMCA काउंटर नोटिस फाइल कर सकते हैं। DMCA यानी कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है। अगर आप इसे अमेजन के साथ फाइल करते हैं तो अमेजन 10 दिनों में कंटेंट को बहाल कर देता है। एक बार फाइल होने पर यह ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरी ओर यह मूल रूप से एक क्लॉक शुरू करता है। ये केवल कॉपीराइट के लिए है, जब कॉपीराइट ओनर को इन्फॉर्म किया जाता है कि काउंटर नोटिस फाइल किया गया है। फिर उस कॉपीराइट ओनर को अगले 10 दिनों में लो सूट फाइल करना होता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो आप कोर्ट में जाएंगे। काउंटर नोटिस फाइल करने में काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन अमेजन को 10 बिजनेस डेज के भीतर उस कंटेंट को करना होता है। तो ये एक बहुत ही क्लासिक सिचुएशन है। इससे जुड़े जोखिम क्या हैं? क्या काउंटर नोटिस फाइल करना सही है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है? फिर से आईपी, कॉपीराइट और डीएमसीए के संदर्भ में हमेशा अपील करें, इसमें रिस्क कम होता है। अगर राइट्स का ओनर है और आप एक ही पेज पर नहीं आ सकते, तो आप इसे सीधे राइट्स के ओनर के साथ भी हल कर सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप हमेशा अपील कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन के लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं। और वो लास्ट पॉइंट क्या था डेविड? इस पॉइंट पर ठीक है, तो क्योंकि अब आपने कह ही दिया है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फिर से ये केवल इश्यूज हैं जो सामने आते रहते हैं, ये आमतौर पर माइनर होते हैं। इन्हें रिसोल्व करना कठिन नहीं है। आपको अपने सप्लायर की जांच करनी होगी, उन्हें अच्छी तरह से चेक करना होगा। ध्यान रहे कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस और एक वैध इनवॉइस होना चाहिए, और आपको अपने कस्टमर के मैसेजेस की लगातार निगरानी करनी होगी, खासकर नेगेटिव फीडबैक। तो अगर किसी को प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ये एक्सपायर हो गया है या ये डैमेज हो गया है या जो भी केस हो, यह बहुत संभव है कि अन्य कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम हो या फिर ये फ्यूचर में हो सकती है। इसलिए आपको उन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बड़ी हो सकती हैं। इससे लिस्टिंग और अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अंत में अपनी सभी लिस्टिंग को अच्छे से रिव्यू करें, सुनिश्चित करें कि आपका प्रोडक्ट वही है जो बेचा जा रहा है। हर एक डिटेल मैच होनी चाहिए। मैंने पास्ट में बहुत सारी कन्फ्यूजन देखी हैं, इससे समस्याएं हो सकती हैं। ये कोई और ब्रांड नेम हो सकता है। अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, तो आपको इसे अच्छी तरह से रिव्यू करना होगी। सुनिश्चित करें कि यह वही है जो आप बेच रहे हैं। ध्यान रहे हर चीज़ मैच हो। अगर लिस्टिंग बंद हो जाती है, तो आप हमेशा एक प्लान ऑफ एक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं कि क्या हुआ, इस इश्यू के पीछे की वजह क्या थी, करेक्टिव एक्शन, आप इन स्पेसिफिक इश्यूज को कैसे ठीक करते हैं, और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स, और आपका भविष्य में इसे रोकने का क्या प्लान है। बहुत अच्छा डेविड। मैं यह भी कहूंगा कि पहले पॉइंट पर जहां आपने कहा शायद आपके पास डैमेज या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आ गया है, तो सेलर्स के लिए प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करना जरूरी है। हम इसे हर बार करते हैं, पहले हम ऐसा नहीं करते थे। अगर आपके अपने सप्लायर के साथ अच्छे संबंध है, तो भी ये वह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिससे आप बात कर रहे हैं। सही, आप उनके दोस्त बन गए और ये बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट्री में लोग गलती कर सकते हैं, और ये मेरे साथ हुआ है। हमारे पास कुछ ग्रिल ब्रश का ऑन ऑर्डर था और उनमें से कुछ डैमेज थे। ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने उस टाइमलाइन को अच्छे से चेक किया। उस ऑर्डर पर मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 5,000 में से लगभग 100 नेगेटिव रिव्यू थे, और ये बहुत ज्यादा है। ये 100 खराब रिव्यूज और नेगेटिव फीडबैक हैं। इसलिए हाँ, इसे बहुत ज्यादा ध्यान से चेक करें।
और हाँ डेविड, आपका आज वीडियो में आने के लिए शुक्रिया। हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किए और शुरुआत में दर्शक देख सकते हैं कि हमारे पास प्रत्येक पार्ट के लिए टाइम स्टैम्प है। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हैं तो लोग आपको ऑनलाइन कहाँ ढूंढ सकते हैं दोस्त? वे इसे कैसे कर सकते हैं? हम आपके ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसे पढ़ने के लिए और अन्य चीज़ें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। आप कुछ कहना चाहेंगे डेविड? बिल्कुल। तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ। आप मुझसे david@diamlawfirm.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट है damlawfirm.com और मेरा फ़ोन नंबर है 5163131572। ठीक है डेविड, हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और शायद ये पोस्ट प्रोडक्शन में स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मेरे दोस्त, आपका इन सभी शानदार चीज़ों के लिए धन्यवाद। शॉर्ट में कहूँ तो हमारे सेलर्स के लिए आप बाज वाइट हैट बने रहें, जैसे कि आप कुछ करने से पहले इसे चेक जरूर करें, अपनी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्टी रखें, यहाँ थोड़ा अधिक सतर्क रहें, है ना? जैसे जल्दी मत करें, चीज़ों को अच्छे से चेक करें और अगर कुछ होता है तो देखें कि क्या हुआ और इससे घबराएं नहीं। अगर यह आसान है और आप जल्दी में नहीं हैं और आप देख सकते हैं कि आप 1 या 2 दिन में आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो सकता है, तो इसे खुद ही करें। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास बहुत सारे काम हैं, हर दिन आपके पास कर्मचारी हैं, तो शायद एक लॉयर से कांटेक्ट करना बेहतर है। आप डेविड से बात कर सकते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपको सहायता मिल सकती है। तो डेविड, धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद। वो काफ़ी अच्छा सेशन रहा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू।